फ्रेंड्स नमस्कार। हम PT 365 यहाँ कवर कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 2 है इकॉनमी का। पॉलिटी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एक प्लेलिस्ट में बना देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ ताकि आप वहाँ से कर लेंगे। देखिए, एक सवाल कई लोगों ने पूछा था कि क्या हमें PT 365 करना चाहिए। इफ़ यूर ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, चाहे आप स्टेट PSC दे रहे हों या फिर UPSC दे रहे हों, यू शुड डेफिनेटली डू इट। एक और सवाल कि क्या ये करंट अफेयर्स है। आई डो नॉट बिलीव सो। मुझे ऐसा लगता है कि ये लेस करंट अफेयर्स है एंड मोर अबाउट द जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे इकॉनमी है, आप देखिए ना, ये उन टॉपिक्स को डील करता है जो करंट में न्यूज़ में रहते हैं। और UPSC का हैबिट है कि वो बैकग्राउंड में जाकर के पूछता है, वो एक्चुअल इवेंट को नहीं पूछता है। अनलाइक स्टेट PSC में इवेंट्स पूछ लिए जाते हैं, बट स्टेट PSC का भी स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ा है और वो लोग भी बैकग्राउंड की न्यूज़ में जा रहे हैं। आप क्लासिफिकेशन जहाँ करना चाहें कर सकते हैं। So let's start. You are watching IAS PCS Factory. The first topic is about the public sector banks की प्राइवेटाइजेशन को। बेनिफिट्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, एक्सपर्टीज आएगी, एसेट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं प्राइवेटाइजेशन की कि वीकर सेक्शन का एक्सक्लूजन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क बढ़ेगा जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेफ्टी का कंसर्न होगा ऑफ द डिपॉजिटर्स थोड़े से चिंता में आएंगे क्योंकि जो सोवरेन गारंटी होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो खत्म हो जाती है और अगर बैंक का फेलियर होता है तो उसका एक मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट होगा। सो लेट्स मूव ऑन कि क्या स्टेप्स सरकार ने लिए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। तो पहला है ईज यानी इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। ये है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और दूसरा है PSB लोन्स इन 59minutes.com यानी 59 मिनट में लोन देने के लिए है। एंड ट्रेड्स है यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इनका लक्ष्य क्या है कि MSMEs एंड रिटेल कस्टमर्स को डिजिटल लेंडिंग प्रोवाइड किया जा सके यानी लेंडिंग थ्रू द डिजिटल मीन्स। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, जिसे आप कहते हैं DSIBs। ये ऐसे बैंक होते हैं विच आर टू बिग टू फेल, इतने बड़े होते हैं कि फेल होने का बहुत ही कम चांस है। रीजन बीइंग इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, इनकी ज्यूरिस्डिक्शन एक देश से ज़्यादा में होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और ये किसके द्वारा क्लासिफाई होता है, तो जो भी देश है उसका सेंट्रल बैंक करता है, जैसे इंडिया में RBI करता है। नाउ इनकी जो एसेट है यानी थाती वो इनकी GDP से 2% से भी ज़्यादा है। और इंडिया में अभी 3 DSIB हैं, पहला SBI, दूसरा ICICI बैंक और तीसरा HDFC बैंक। 2015 से सेंट्रल बैंक को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कौन कौन से आपके यहाँ DSIB हैं। नाउ अगला हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया PSB प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड एंड रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे। दूसरा हमारा फैक्ट है कि PCA यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये क्या होता है? ये होता है, यह एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें नॉर्मली बैंक्स आते हैं, लेकिन अब ध्यान देंगे अब NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि इनकी फिनेंशियल मैट्रिक्स अगर वीक दिखाई दे रही हैं तो इनको RBI अपने नज़र में रखने लगता है, RBI इनको अपने वॉच में ला देता है और ये 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पैरामीटर्स बेसिकली 3 होते हैं। आखिर किस आधार पे हम कहें कि हाँ किसी को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में लाना है या नहीं, तो एक है कि उसका कैपिटल कितना है, दूसरा है कि एसेट जो है उसकी क्वालिटी क्या है, और तीसरा लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है कि बोरोड मनी का यूज करना टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये किस पे एप्लीकेबल है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? तो ये सारे ही बैंक्स पे एप्लीकेबल है जो भारत में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के बैंक हो या विदेशी बैंक हो। अगर भारत में काम करते हैं तो उन सब पे अप्लाई होगा, लेकिन यह अप्लाई नहीं होता है पेमेंट बैंक पे एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे। ना अब एक प्रश्न आता होगा आपके मन में कि NBFCs और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं और बैंक्स में क्या अंतर है? तो देखिए, NBFC कभी भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, ये पूछा जा सकता है। दूसरी चीज है कि NBFC पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, यह चेक इशू नहीं करता है। जैसे बैंक्स, ये सारे फीचर्स बैंक्स में है कि डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट होता है, चेक इशू करता है। और अगेन अनलाइक बैंक्स, DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन,
ये अवेलेबल नहीं होता है टू द डिपॉजिटर्स ऑफ द NBFCs। आगे हम देखने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है, DICGC, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, NBFC को रेगुलेट करता है RBI, लेकिन कुछ NBFCs हैं जिनको SEBI, IRDAI एंड नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करते हैं। अच्छा, जैसे हमने देखा अभी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, वैसे ही होते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs। अब इनका क्राइटेरिया है कि इनकी जो एसेट है वो 500 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नाउ अच्छा, PDF मैंने पहले ही शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे जा करके आप IFPCF फैक्ट्री लिख देंगे तब भी खुल करके आ जाएगा। अगला हम देखते हैं, आपने कई बार सुना होगा पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक चर्चा में क्यों था? बिकॉज RBI अकॉर्डेड शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दे दिया है। RBI ने पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दे दिया है, सारे पेमेंट बैंक्स को नहीं, कुछ पेमेंट्स बैंक को, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हुआ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स का? RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में अब इनको रखा जाएगा, जैसे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को रखा जाता है एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स को रखा जाता है। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, अब MSF सारी चीज़ों को अगर हम बताते चलेंगे तो छूट जाएगा हमारा पूरा सिलेबस। मैं समझता हूं कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ इकोनॉमी है, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का कोई डाउट होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई कर देंगे। ओके, अब ये पार्टनर हो जाएगा इन द गवर्नमेंट रन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, जो भी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, तो उसमें ये भाग ले सकता है। रीफाइनेंस फैसिलिटी होगा RBI की तरफ से, और वो भी कितने रेट पे? तो बैंक रेट पे। अब आपको पता होगा कि बैंक रेट क्या होता है। क्लियरिंग हाउस का मेंबरशिप इसको मिल जाएगा एंड एक्सेस टू करेंसी स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो ये बेसिकली फ़ायदे हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि पेमेंट बैंक्स के बारे में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, UPSC ने इस पर पूछ भी रखा है। तो पेमेंट बैंक्स को लाया गया था नचिकेत मोर कमेटी 2013 के रिकमेंडेशन पे। ये ऐसे बैंक होते हैं जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और इनका लाइसेंस है बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत। मिनिमम जो इनका इक्विटी कैपिटल है वो 100 करोड़ का होना चाहिए, और मिनिमम जो CAR है वो 15% का होना चाहिए। हम CAR और CRAR आगे देखेंगे। ये लोन्स को नहीं दे सकते हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे, यानी लोन भी नहीं देंगे और क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करेंगे, लेकिन डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक का। रेमिटेंस सर्विस में पार्टिसिपेट ऑफर करते हैं ये, और मोबाइल से पेमेंट हो, ट्रांसफ़र हो, परचेज हो, उसमें भाग लेते हैं। इनको CRR एंड SLR मेंटेन रखना पड़ता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगेन मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि CRR SLR क्या होता है। रिसेंटली SEBI ने अलाउ कर दिया है ताकि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के रूप में काम कर सके। मतलब है कि रेजिंग कैपिटल फॉर कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स, गोल्डमैन सैच्स, मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए ये कैपिटल को रेज कर सकें। ओके, हम जो ऊपर बात कर रहे थे DICGC, ये चर्चा में था क्योंकि इसमें अमेंड किया गया है 2021 में। अब इसमें कहा गया है कि जो भी डिपॉजिटर्स होंगे उनको 90, बेसिकली इसका काम होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप पैसा जमा करते हैं, तो आपने जो पैसा जमा किया वो सेफ है या नहीं, यही इसका काम है। अगर सेफ नहीं है तो आपका पैसा कौन देगा, यही काम है इसका। तो ये इंटरिम पेमेंट डिपॉजिटर्स को 90 दिन के अंदर करना होगा, और अगर नहीं किए और डिले किए तो उस पर पीनल इंटरेस्ट लगेगा। 15 पैसा का जो सीलिंग था उसको हटा लिया गया है, प्रीमियम पे 15 पैसा का सीलिंग था। अब DICGC नोटिफाई करेगा सीलिंग को RBI के प्रायर अप्रूवल लेने के बाद। नाउ DICGC का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। यह एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है RBI का, जो 1961 में क्रिएट किया गया था, और RBI की कोई एक डिप्टी गवर्नर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि मेंबर न रहते हुए भी चेयरमैन रहना, जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि
pays the insured deposit to the depositors of an insured बैंक। जैसे मान लीजिए कि अगर लिक्विडेशन हो गया बैंक का या मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, तो उस समय पैसा कौन देगा? डिपोजिटर्स का, तो यही देता है। एंड इट इंश्योर्स द बैंक, और किसी भी बैंक को ये इंश्योर कर लेता है ऑटोमेटिकली जैसे ही उस बैंक को लाइसेंस मिलता है। इसका मतलब है कि कंपलसरी प्रीमियम इसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद है कि इट कवर्स ऑल। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं, इंक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स एंड वैसे फॉरेन बैंक्स जिनका ब्रांचेस इंडिया में है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि पैसा किसी ने लिया और वो पैसा अब लौटा नहीं पा रहे हो, यानी इंसॉल्वेंट हो गया। और बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी ऐसे समझिए कि एक स्टेज है और बैंक्रप्सी कंक्लूजन है, यानी दिवालिया हो गया। ठीक है, और इसका कोड लाया गया था 2016 में, और ये कमेटी का नाम याद रखेंगे, जीएन वाजपेयी कमेटी। इसकी आउटकम को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था, यानी बस इतना याद रखेंगे, जीएन वाजपेयी कमेटी, आईबीसी। ठीक है, एक टर्म है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? यह एक ऐसा रेजोल्यूशन अरेंजमेंट है जो पैसा देता है, जो पैसा लेता है और जो पैसा देता है डेप्टर एंड लेंडर के बीच, बिफोर अप्रोचिंग द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी को अप्रोच करने से पहले डेप्टर एंड लेंडर के बीच एक रेजोल्यूशन अरेंजमेंट होता है ताकि बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को सुलझाए, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को लेकर के, या कहें यूं कि मैटर को सुलझाने के लिए। ओके, एआरसी, ये सेकंड एआरसी और फर्स्ट एआरसी आप नहीं समझ जाएंगे, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। यहाँ फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसी का फुल फॉर्म होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन होता है जो सेकंड एआरसी का आप रिपोर्ट पढ़ते हैं। अच्छा, इसको कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया है, और आरबीआई के एआरसी जो होती हैं वो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं अंडर दी सरफाएसी एक्ट 2002। अब सरफाएसी को बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म याद मत रखिएगा क्योंकि ये कहीं भी इतना दे देगा, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। NARCL, ये करंट न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज NARCL का मतलब है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, क्रिएटेड इन 2021। इसको क्रिएट किया गया 2021 में, किस पर्पस के लिए? टू एक्वायर द स्ट्रेस्ड एसेट्स। जो भी एसेट स्ट्रेस्ड हो गए हैं उन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। अगेन एक और इंस्टीट्यूशन है IDRCL, यानी इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसको भी 2021 में क्रिएट किया गया। जो एसेट यहाँ एक्वायर किया गया उसी एसेट को सेल करने के लिए, यानी टू सेल द स्ट्रेस्ड एसेट्स। अब एक और न्यूज़ था, आप अक्सर सुनते होंगे कि मोदी जी पैसा मांग रहे हैं आरबीआई से, और आरबीआई का बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी चला था। उर्जित पटेल आपको याद होंगे, उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया था। तो आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है अपने रिजर्व से। तो अभी आरबीआई के जो हेड हैं, गवर्नर है, वो कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पीसीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, आरबीआई इतना पैसा कहाँ से ला, मतलब क्यों आरबीआई के पास पैसा बचा है कि वो सरकार को दे रहा है? क्योंकि जो आरबीआई का एक्सपेंडिचर है उसकी जो टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम है ना, उसका सिर्फ 1/7 एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है। तभी कारण है ना कि आरबीआई के पास सरप्लस बचा हुआ है। अच्छा, आरबीआई जो ये पैसा देता है, ये कोई तो प्रोविज़न होगा ना, तो वो है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47। इसमें कंफ्यूज करने के लिए कोई और एक्ट का नाम दे दिया जाएगा या बैंकिंग रेगुलेशन 1949 दिया जाएगा, बट ध्यान देंगे आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 47 है। अच्छा, अमाउंट ऑफ सरप्लस टू बी ट्रांसफर्ड, जो भी कितना अमाउंट देगा आरबीआई सरकार को, ये टाइम टू टाइम वैरी करता है। इसको रिवाइज किया जाता है कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस पे। कमिटीज़ बनती हैं, जैसे वी सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी 1997 में, उषा थोराट कमेटी 2004 में, YH मालेगाम कमेटी इन 2013 एंड बीमल जालान कमेटी इन 2018। और ये अभी बीमल जालान कमेटी की ही रिकमेंडेशन पे अभी 99,122 करोड़ रुपए दिए गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चर्चा में इसलिए था क्योंकि पहली बार
$642 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया 2021 में। और अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड तो चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड के बाद ये चौथा रिजर्व था। यानी समझिए कि यूएस और रसिया, इन लोगों का भी इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, सिर्फ 3 ही देश हमसे आगे हैं। ओके, अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? तो ये एसेट होता है, एसेट्स हेल्ड ऑन रिजर्व। और ये कौन रखता है? तो सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई। इन किस किस फॉर्म में रखते हैं? जैसे अधिकतर फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में रख लेंगे, जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, इस तरह, या फिर बॉन्ड्स के फॉर्म में, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड्स, या आईएमएफ का जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, हम आगे देखने वाले हैं कि व्हाट इज एसडीआर। इसमें अगर सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया में जो रखा जाता है वो डॉलर के फॉर्म में, यूएस डॉलर के फॉर्म में, उसके भी अपने रीजन्स हैं। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया, तो कारण क्या है? कारण ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में ग्रोथ हुआ है, इन दोनों का राइज हुआ है। और दूसरी चीज़, जो कैपिटल आउटफ्लो है हमारे देश से दूसरे देश में, वो कम हो गया है, क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद हमने कंजम्पशन काफ़ी कम कर दिया। वहीं हमारे रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई लेवल पे था, जो विदेशों से, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से लोग गए काम करने और वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, जैसे सऊदी से। तो मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन बाय यूएसए थ्रू स्टिमुलस मेजर्स, और कोविड-19 के बाद जो यूएस था वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि यूएस ने बहुत ज़्यादा डॉलर मार्केट में छोड़ा। अब जाहिर सी बात है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डॉलर आएगा तो इंडिया के पास भी आएगा, और यही कारण है कि फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया का इतना बढ़ा है। अब ये वैसे तो मेंस पर्सपेक्टिव से है, बट आपको देख लेंगे प्रीलिम्स में भी, कहीं हो सकता है कहीं मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। इससे फ़ायदा क्या है, पहले हम देख लेते हैं। तो जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएगी, जैसे कि ऑयल का प्राइस मान लीजिए बढ़ गया, तो उस समय हमारे पास रिजर्व है तो हम आसानी से खरीद सकते हैं। एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होता है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। इन्वेस्टर, जो भी लोग विदेशों से आ रहे हैं या फिर लोकल इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा कि ठीक है, कोई कुछ भी होगा तो आरबीआई मैनेज कर लेगा। और लिक्विडिटी अगेंस्ट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क होगा तो उसके प्रति लिक्विडिटी है। एंड कोई भी एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस जो है ना वो नहीं होती है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि मोर देन दी इतना तो हमारा डेप्ट ऑब्लिगेशंस में रिक्वायर्ड ही नहीं है। इतने से तो 15 महीने का इम्पोर्ट हो सकता है, यानी इतना रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी चीज़, जो रिटर्न मिलता है फॉरेक्स रिजर्व पे वो 1% या उससे भी कम मिलता है, क्योंकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे ना तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रिटर्न तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, यानी हमारा पैसा वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है, तो एक तरफ जहाँ इतना पैसा रखा हुआ है और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो ये भी ठीक नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फिस्कल कॉस्ट, ये जो लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी का स्टेरिलाइजेशन का, यानी जो खाली पड़ा हुआ है, इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि दीज मनी कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन सम अदर सेक्टर्स बट दीज आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, सो दिस हैज़ द अपॉर्चुनिटी एंड द फिस्कल कॉस्ट। उसके बाद है कि सोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन इट्स इकोनॉमी, ये भी तो दिखाता है कि आप इतना पैसा क्यों रखे हुए हैं। क्या आपको अपनी इकोनॉमी पे भरोसा नहीं है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप पे कोई आफत आने वाली है, सिंपल टर्म्स में? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे ही चैप्टर्स में की कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित। अगेन ये आपका क्या कहें कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी का पार्ट है। जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? एनपीए। एनपीए होता है कि मान लीजिए 3 महीने तक, 90 दिन तक जो लोन आपने दिया उसका या तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू रह गया, बाकी रह गया। अगर 30 दिन का होता है ना तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। इसमें 3 तरह का है, SMA 1, 2, 3। तो 90 डेज जैसे ही क्रॉस करता है, और 90 डेज से पहले का SMA है और 90 डेज से बाद का NPA है। अच्छा, NPA को अब देखेंगे तो 3 कैटेगरी में आप रख सकते हैं। एक है सब स्टैंडर्ड एसेट्स जो होते हैं 12 महीना या उससे कम, ठीक है। दूसरा है डाउटफुल एसेट्स, यानी जो नॉन परफॉर्मिंग कर रहे हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स। और तीसरा है लॉस एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स हो गए हैं जिनको अब कलेक्ट कर पाना मुश्किल है। और अराउंड 8 to 10% वैरी करता रहता है NPA इंडिया में। और मतलब लॉस एसेट्स मतलब अब उसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी रिकवरी नहीं होगा, कुछ रिकवरी उसमें से भी होता है।
CAR एंड CRAR आपने बैसल 3 नॉर्म्स जरूर पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये वो कैपिटल होते हैं जो एक बैंक को रखना पड़ता है एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। जैसे मान लीजिए बैंक का टोटल एसेट्स है 100 रुपये और मान लीजिए CRAR 9% है, तो 9 रुपये उसको रखना पड़ेगा। एक टर्म है हेयर कट, ये बाल कटवाने का नहीं है, इकॉनमी में इसका बिल्कुल अलग मतलब है। इसका मतलब है कि बैंक्स एक्सेप्ट लेस देन व्हाट इट प्रोवाइड्स इन लोन फॉर अकाउंट्स वेयर चांसेस ऑफ फुल रिकवरी इज ब्लीक। यानी वैसे मान लीजिए लोन या अकाउंट्स जिसमें कि बैंक को पता है कि पूरा रुपया तो नहीं मिलेगा, मतलब हमने पैसा दे दिया, अब वो पैसा पूरा तो बैंक को पता चल गया है कि नहीं मिलने वाला है, तो बैंक क्या करता है कि जितना मिल रहा है उतना ले लेता है। मतलब मान लीजिए बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया, बट बैंक को लगता है कि 80 रुपीज़ ही मिलेगा, तो 20 क्या हो गया, 20 हो गया हेयर कट, 20 रुपये का आपने बाल कटा लिया, ऐसे याद रखेंगे आप। अच्छा, को लेंडिंग या को ओरिजिनेशन हिंदी का वर्ड है यहाँ। को लेंडिंग या को ओरिजिनेशन क्या होता है? अच्छा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का कंप्लेंट थोड़ा जायज़ भी लग रहा है, बट ड्यू टू दिस स्कैर्सिटी ऑफ टाइम और मैं जस्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। और वैसे भी PCS के टाइम में बहुत ज़्यादा हिंदी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, तो इंग्लिश वाले लोग उसमें हमेशा कंप्लेन करते थे कि केवल हिंदी मटेरियल दिया जा रहा है। ओके, को लेंडिंग या को ओरिजिनेशन क्या होता है? बैंक्स एंड नॉन बैंक्स जॉइंटली प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी PSL। बहुत सारे इसमें होते हैं, RBI इसको निर्धारित करता है कौन कौन से सेक्टर्स PSL होंगे। तो को लेंडिंग का मतलब होता है कि जब बैंक और नॉन बैंक दोनों ज्वाइंटली मतलब पैसा दें फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो उसको कहते हैं को लेंडिंग या को ओरिजिनेशन। उसके बाद है PCR, ये पुलिस का PCR नहीं है बल्कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। इसका मतलब है कि एक्सटेंट ऑफ फंड्स अ बैंक हैज़ केप्ट असाइड टू कवर लोन लॉसेस। मान लीजिए बैंक को जो लोन में लॉस हो रहा है उसके लिए कितना पैसा बैंक ने अलग करके रख दिया है ताकि उसको कवर किया जा सके उस लॉस को। अच्छा, एक शब्द आएगा प्रिज्म, अगेन ये फिजिक्स का टर्म नहीं है प्रिज्म। प्रिज्म जो है बाय RBI टू स्ट्रेंथन द कंप्लायंस फ्रॉम बैंक्स एंड NBFCs। बस आप इतना याद रखेंगे, अगर पूछे कि चर्चा में रहा शब्द प्रिज्म का संबंध किससे है, तो ये कहेंगे, पहले चीज़ तो फिजिक्स का भी टर्म दे सकता है, बट आप ये कहेंगे कि ये RBI द्वारा बैंक्स और नॉन बैंकिंग फिनेंशियल जो कंपनीज हैं उनकी कंप्लायंस लेवल को बढ़ाने के लिए है, ताकि वो इस RBI की रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करें। अगेन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है वो बालू का बॉक्स नहीं है, ये इकॉनमी का बहुत फेमस टर्म है। इसका मतलब है कि लाइव टेस्टिंग की जाती है इसमें, किस चीज़ का, तो नए प्रोडक्ट्स एंड नए सर्विसेज का इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। देखिए, जो भी इकोनॉमिक गुड्स है ना, इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, तो उनका लाइव टेस्टिंग किया जाता है इसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे पूछा जा सकता है कि ये कौन जारी करता है, तो ये RBI जारी करता है। अगेन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ द हाउस होल्ड, ये भी RBI के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, हमने फिस्कल पॉलिसी को और कल पढ़ा था, यहाँ पे हमने मॉनेटरी पॉलिसी को और बैंकिंग को पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं पेमेंट सिस्टम एंड फिनेंशियल मार्केट्स। इसमें पहला है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? करंट अफेयर्स इसका मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट बैकग्राउंड जानिए। माइक्रो फाइनेंस होता है कि बैंकिंग सर्विसेज टू द अनएम्प्लॉयड और लो इनकम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। जो छोटे इनकम वाले ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, या फिर अनएम्प्लॉयड लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसमें छोटे लोन्स दिए जाते हैं और कोई कोलैटरल, यानी कि मान लीजिए जैसे आप लोन लेने जाते हैं ना, तो कुछ रखना पड़ता है गिरवी, तो वही कहते हैं कि इसमें कोई कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती है। और जब आप पेमेंट करेंगे यानी रीपेमेंट शेड्यूल, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से लिंकेज के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था भारत में, वो था 1992 में। अच्छा, इंडिया का जो अभी माइक्रो फाइनेंस है ना, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक ने पहली बार माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव को शुरू किया था पूरे वर्ल्ड में, और ये था 1983 में, और इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी 2006 में
मोहम्मद यूनुस थे उनको, और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक थे उनको मिला था। अच्छा, इसमें कौन कौन से आते हैं माइक्रो फाइनेंस में? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अगला न्यूज़ है फैक्टरिंग। एक एक्ट पारित हुआ है फैक्टरिंग को लेकर के, तो ये समझ लीजिए कि फैक्टरिंग होता क्या है। तो फैक्टरिंग एक ट्रांजैक्शन है जहाँ पे एक कोई भी एंटिटी अपने रिसीवेबल्स को सेल कर रही होती है। रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि किसी कस्टमर से आपको क्या लेना है, और ये किसको सेल कर रही होती है? टू ए थर्ड पार्टी, जो एक बैंक या एनबीएफसी हो सकता है, क्योंकि इसको इमीडिएट फंड की ज़रूरत होती है। आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। इमीडिएट फंड के लिए ये कोई भी एंटिटी जब अपने रिसीवेबल्स को एक थर्ड पार्टी को सेल कर रही होती है तो उसको फैक्टरिंग कहते हैं। अच्छा, एमएसएमई पे एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम है यूके सिन्हा। यूके सिन्हा सेबी के हेड रह चुके हैं। नाउ नेक्स्ट है आरटीजीएस और एनईएफटी। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये दोनों ही ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई होते हैं, एंड टिल नाउ केवल बैंक्स को अलाउ किया जाता था फॉर आरटीजीएस और एनईएफटी, लेकिन अब नॉन बैंक्स को भी अलाउ कर दिया गया है टू फॉर दी आरटीजीएस एनईएफटी। बेसिकली ये सीपीएस होते हैं ये दोनों। सीपीएस का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं फॉर द पेमेंट सिस्टम के लिए। तो एक तो ई रूपी शुरू किया था। ये बेसिकली ई रूपी क्या है? तो ई रूपी एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड पेमेंट है। ये बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक होता है और पर्पस स्पेसिफिक होता है, और यही कारण है कि इसको वर्चुअल करेंसी नहीं कहते हैं, क्योंकि ये पर्पस स्पेसिफिक होता है। वर्चुअल जो भी आपने वर्चुअल करेंसी देखी है वो पर्पस स्पेसिफिक थोड़ी ना होता है। जैसे बिटकॉइंस आप देखते हैं तो पर्पस स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन यह किस व्यक्ति को देना है और किस कार्य के लिए देना है। और ये किसने शुरू किया है? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, विथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। और इसको बैकअप दिया जाता है इंडियन रूपी के साथ, क्योंकि वो अंडरलाइंग एसेट है इसका। नाउ फ्रेमवर्क फॉर पीएसओ यानी पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स, ये इशू किया आरबीआई ने। पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स का एग्जांपल है एनपीसीआई, वीजा। नाउ फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स, ये आरबीआई के द्वारा लाया गया फॉर द स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन द ऑफलाइन मोड यूजिंग कार्ड्स, वॉलेट्स एंड मोबाइल। भीम यूपीआई, ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था ऑलरेडी 1-2 दिन पहले ही, कि भूटान पहला देश है जो इंडिया का यूपीआई को यूज किया है, अडॉप्ट किया है फॉर इट्स क्यूआर कोड, क्विक रेजोल्यूशन कोड। और भूटान दूसरा देश है आफ्टर सिंगापुर, यानी सिंगापुर पहला देश है जो भीम यूपीआई को एक्सेप्ट किया है एट इट्स मर्चेंट लोकेशंस। तो इतना बेसिक डिफरेंस आप याद रखेंगे। दूसरा टर्म है कि हरबिंजर 2021, यह आरबीआई का ग्लोबल लेवल पे पहला हैकाथन है डिजिटल पेमेंट के लिए। हैकाथन आप समझते होंगे, बुलाए जाते हैं कि आप आइए और अपना जो भी आपको नॉलेज है या फिर आप कितने इनोवेटिव हैं उसके लिए। कार्ड का टोकनाइजेशन, ये चर्चा में था। इसमें क्या किया जाएगा कि मान लीजिए कि आपका जो भी कार्ड है, जैसे मान लीजिए कि आपका कार्ड पे नंबर जो अंकित है या फिर उसमें आपका नाम है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और एक यूनिक कोड दे दिया जाएगा या फिर एक टोकन दे दिया जाएगा, और उससे आप ऑनलाइन परचेज कर सकेंगे। और आपका जो कार्ड का डिटेल होगा वो किसी को शेयर नहीं होगा कि आप कौन से व्यक्ति हैं, मतलब एनोनिमस कर दिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई जारी करता है। नाउ नेक्स्ट है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ये फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेज एज वेल एज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन दोनों के लिए है, ताकि ये पैसा को मतलब रेज कर सकें, और इसका पर्पस होगा सोशल पर्पस। नाम से ही क्लियर है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेशन कौन करेगा? तो सेबी करेगा। अच्छा, सेबी के बारे में हम जान लेते हैं। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, पहले ध्यान देंगे। मुंबई भारत का फाइनेंशियल सेंटर है, और सेबी को क्रिएट किया गया था 1988 में थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत। लेकिन 4 साल बाद जब नरसिम्हा राव, ये इस समय राजीव गांधी जी थे, और जब नरसिम्हा राव जी आए तो उनके सरकार में पार्लियामेंट से एक बिल पारित कराया गया और इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दे दिया गया।
सेबी इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कहाँ पे? सिक्योरिटीज़ मार्केट में। सेबी की अगर पावर देखेंगे तो क्वाजी लगा दीजिए और LEZ कर दीजिए, यानी क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी एग्जीक्यूटिव एंड क्वाजी जुडिशियल। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सेमी या क्वाजी कहिए, बात एक ही हो गया। एक और फैक्ट है कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो कमोडिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करता था, इसको सेबी के साथ मर्ज किया गया 2015 में। सेबी ने एक फ्रेमवर्क अनाउंस किया है टू सेटअप द गोल्ड एक्सचेंज, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, स्वेट इक्विटी क्या होता है? स्वेट इक्विटी मतलब एक तरह का शेयर होता है किसी भी कंपनी का, जो अपने एम्प्लॉयज़ को ये लोग देते हैं फॉर द नॉन कैश कंसिडरेशंस, और इसका मेनली यूज होता है स्टार्टअप और जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने लिए यूज करते हैं इसको। T+1 सेटलमेंट साइकिल, ये क्या होता है? ये सेटलमेंट्स को क्लियर करता है विद इन 1 डे ऑफ द एक्चुअल ट्रांजेक्शंस, यानी कि टाइम +1, तो उसमें क्लियर करता है, उससे भी इसको रेगुलेट करता है। नाउ बॉन्ड्स इन न्यूज़, यानी कौन कौन से बॉन्ड्स न्यूज़ में हैं? तो जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब होता है कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स को जो फाइनेंस करे, जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। जो पहला ग्रीन बॉन्ड था वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया था 2007 में, और भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड यस बैंक ने शुरू किया था 2015 में। और भारत का पहला, ध्यान देंगे, ये पहला ग्रीन बॉन्ड था, भारत का पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड अभी आया है, इसीलिए ये चर्चा में था, PFC लिमिटेड यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड यस बैंक, लेकिन भारत का पहला यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड PFC लिमिटेड है। ओके, फ्लोटिंग रेट फंड्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग रेट फंड्स बेसिकली ये वैसे बॉन्ड्स को खरीदते हैं जिनके इंटरेस्ट रेट वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रेट्स इन द इकोनॉमी। नाउ सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होते हैं? नाम से ही क्लियर है, वैसे बॉन्ड जिनका सोशल इम्पैक्ट हो। बट ध्यान देंगे कि ये बॉन्ड नहीं होते हैं पर से, अगर आप देखेंगे एक्चुअल में तो ये बॉन्ड नहीं होते हैं, बिकॉज जो बॉन्ड्स होते हैं उनका आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो या ना हो, इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न और रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल मिलता है। लेकिन इसको हम बॉन्ड इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि अगर इसमें ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हुआ तो इन्वेस्टर्स को ना ही उनका रिटर्न मिलेगा और ना ही उनको अपना ना ही उस पर अपना रिटर्न मिलेगा उनके प्रिंसिपल पे, और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट उनको मिलेगा। PCMC यानी पिंपरी चिंदवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद द UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इन्होंने शुरू किया, PCMC ने, भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। ओके, नाउ अगला टॉपिक है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। हम बॉन्ड्स देख रहे हैं अभी। ये ऐसे जैसे नॉर्मली आप देखते हैं मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो बॉन्ड्स को नुकसान हो जाता है, बट इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड RBI के द्वारा लाया गया क्योंकि इसका पर्पस है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कांस्टेंट रिटर्न मिलता रहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आए, इन्फ्लेशन कम हो, ज़्यादा हो, उसमें एडजस्ट कर दिया जाए, ठीक है, कि इनको कितना रिटर्न मिलेगा। ये पहली बार इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड UK में जारी हुआ था, और मे बी ये WPI या WPI या CPI पे बेस्ड हो सकता है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। जैसे NSE प्राइम चर्चा में था, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट, किससे संबंधित है? तो फॉर द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हाई स्टैंडर्ड को सेट करता है। दूसरा है NSE साइन। ये क्या है? ये एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है फॉर गोल्ड बुलियन, और अगेन ये NSE के द्वारा है। GuarX, ये गुआर है, GuarX। ये क्या करता है कि इट ट्रैक्स द प्राइस मूवमेंट ऑफ द गुआर इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब गुआर की प्राइसेस कितना हो रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, उसको ये ट्रैक करता है। और ये भारत का पहला फर्स्ट सेक्टोरल इंडेक्स है, कहाँ पे? एग्रीकल्चर कमोडिटीज बास्केट में। NCDEX, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, इसने लॉन्च किया एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। अच्छा, गुआर के सेंस में देखेंगे तो भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज़्यादा गुआर का प्रोडक्शन भारत में होता है। और अगर भारत में कौन सा स्टेट गुआर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो वो राजस्थान है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? एंकर इन्वेस्टर वैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं
जो मतलब शेयर को खरीद लेते हैं आईपीओ से पहले, मतलब अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने वाला है उसके पहले ये शेयर खरीद लेते हैं। और प्रत्येक जो एंकर इन्वेस्टर होता है वो कम से कम 10 करोड़ रुपए लगाता है। अब आपको लगेगा फिर ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, क्यों शेयर आईपीओ से पहले खरीद लेते हैं? इससे ना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि दो लोगों को मान लीजिए ट्रांजैक्शंस करना है, लेकिन जो पूरा पैसा है वो किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में रख दिया जाता है, तो उसी थर्ड पार्टी वाले को जो अकाउंट होता है उसको कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। नाउ कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बना है स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन से। इसमें 3 चीज़ पे ध्यान देखेंगे। जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो होता है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी होगी वो भी हाई होगी। अब इसमें दिक्कत ये आ जाता है, यही डिलेमा हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि करें तो क्या करें। अगर सरकार इन्फ्लेशन को कम करना चाहती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन कैसे कम होता है या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होता है, और इसका वाइस वर्सा होगा। और यही फिलिप्स कर्व आपने पढ़ा होगा, जैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन है तो जो लिक्विडिटी है उसको कम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब लिक्विडिटी आप कम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो आप लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। जैसे सरकार मनरेगा में ज़्यादा पैसा डालेगा, लेकिन जब मनरेगा में ज़्यादा पैसा डालेगा, लोगों के पास ज़्यादा रुपए आएंगे, तो इन्फ्लेशन और हाई होगा। यही सिचुएशन स्टैगफ्लेशन है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये अगला हमारा टॉपिक है। ये 20 कैरेक्टर का अल्फ़ाबेट्स भी इसमें है और नंबर्स भी हैं। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वर्ल्ड वाइड। और ये किसके द्वारा लाया गया है? बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड 2014 में। इक्वलाइजेशन लेवी पे यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था। ये क्यों लगाया जाता है? टू इक्वलाइज द टैक्स ऑफ ए रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनी एज वेल एज ए नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनी। जैसे एक कॉमर्स कंपनी जो भारत में है, बेस्ड है, और एक जो भारत में नहीं है, तो उनके बीच जो टैक्सेस है उसको इक्वलाइज किया जा सके, इसके लिए है। और इंडिया ने EL 2.0 यानी इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 शुरू किया है इन फाइनेंस एक्ट 2020, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया। इसके बाद है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये कौन लाता है? फाइनेंस को स्टेबिलिटी करने के लिए ऑफ कोर्स RBI लाएगा। WPI पे क्वेश्चन कई बार पूछा है, WPI कौन लाता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर लाता है तो ये किसका पार्ट है? डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट है। ये मेजर करता है द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज फॉर बल्क सेल एट अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शंस। बल्क सेल से आप ध्यान देंगे, यहीं पे CPI से अलग हो जाता है। 3 मेजर ग्रुप्स हैं इसमें, एक है प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा है इक्विवेलेंट पावर, और तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, क्या WPI में सर्विसेज होती हैं? नो, अनलाइक CPI। बेस ईयर 2011-12 है, पहले 2004-5 था, अब इसको 2011-12 कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। नाम से ही क्लियर है कि ऐसा नेटवर्क है जो फाइनेंशियल सिस्टम को ग्रीन बनाना चाह रहा है। तो इसमें हमारा जो RBI है वो मेंबर बन गया है, इसीलिए चर्चा में था। अच्छा, ये जो नेटवर्क है ये लॉन्च किया गया था एट पेरिस वन प्लैनेट समिट, जो 2017 में हुआ था। इसमें कई जितने सेंट्रल, इसमें मेंबर्स कौन होते हैं? तो सेंट्रल बैंक्स और कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर रहे होते हैं, और दे मोबिलाइज द फाइनेंस टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज स्कोर्स पोर्टल? स्कोर्स पोर्टल क्या होते हैं? तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंप्लेन यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं विथ सेबी, जो लिस्टेड कंपनीज और इंटरमीडियरीज हैं उनके खिलाफ। नाउ अगला है वेरिएबल कैपिटल कंपनी। इसमें बस आप ये इतना याद रखेंगे कि वेरिएबल कैपिटल कंपनी पे KP कृष्णन कमेटी बनाई गई ताकि इसकी फिजिबिलिटी को, कितना फिजिबल है उसको स्टडी किया जा सके। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पेंशन सेक्टर के लिए है, नाम से ही क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन, यानी एक जो एग्जीक्यूटिव के रेजोल्यूशन से 2003 में इसे बनाया गया था, और 2014 में इसे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा 2013 में हालांकि पास हुआ था, बट 14 में इफेक्ट में आया था, जो स्टैट्यूटरी बना दिया गया था।
ये नेशनल पेंशन स्कीम को रेगुलेट करता है और अदर जो भी पेंशन की स्कीम है उसको रेगुलेट करता है। जो स्कीम्स किसी अदर एक्ट के द्वारा रेगुलेट नहीं होती हैं उसको PFRDA रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फ्रेंड्स, मेरा मुंह दुख गया है, तो हम एक्सटर्नल सेक्टर को एक नए वीडियो में करते हैं और इसमें आगे बढ़ा देंगे उसको। धन्यवाद।